एक गांव में एक बहुत बड़ा ऊँटों का व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े ही खूबसूरत 19 ऊँट थे। एक दिन अचानक उस आदमी की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी एक वसीयत लिखी थी। अब उसकी मृत्यु के बाद उसकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को दे दिए जाएं और 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को दे दिए जाएं। वह 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को भी दे दिया जाए। यह सुनकर व्यापारी का बेटा बेटी और सभी गांव वाले सोच में पड़ गए कि 19 ऊँटों को आखिर बांटा कैसे जाए। ऊँटों के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते। यह सोचकर सभी गांव वाले बड़ी ही उलझन में थे। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में पता चली। पड़ोस के ही एक गांव में राजू नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसने भी यह बात सुनी। यह सुनकर वह भी अपने एक ऊंट को लेकर गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचने के बाद राजू ने कहा, मेरे पास आपकी समस्या का हल है। तुम मेरे इस ऊँट को भी इन ऊँटों में शामिल कर लो और आपस में बांट लो। सभी हैरत में पड़ गए और सोचने लगे, एक तो मरने वाला मूर्ख था जो ऐसी वसीयत लिख के चला गया, और अब यह मूर्ख व्यक्ति आया है जो अपने ऊँट को भी दे रहा है। फिर भी सभी गांव वालों ने सोचा, इस मूर्ख की मूर्खता तो देखें, और वे देखने लगे। अब राजू ने बंटवारा शुरू किया। राजू ने कहा, इन 19 ऊँटों में यह ऊँट मिलाने के बाद ऊँटों की संख्या हुई 20। अब वसीयत के मुताबिक 20 ऊँटों का आधा यानी 10 उसके बेटे को दिए जाएं। वसीयत की दूसरी शर्त है कि वसीयत का 1/4 हिस्सा उसकी बेटी को दिया जाए। अब 20 ऊँटों का 1/4 होता है 5, यानी 5 ऊँट उस मरने वाले व्यक्ति की बेटी को दे दिए जाएं। और वसीयत के मुताबिक तीसरी शर्त यह है कि 5वां हिस्सा उसके नौकर को दे दिया जाए, यानी 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 ऊँट नौकर को दे दिए जाएं। अब इन संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो 10 + 5 + 4 यानी कुल 19 ऊँट होते हैं, जो कि ऊँटों की संख्या थी। और एक ऊँट मेरा था जो मैं वापस ले जाऊंगा। सभी ने जोरों से तालियां बजाई और राजू की बुद्धिमानी की तारीफ की। और राजू अपना एक ऊँट लेकर वापस घर की ओर चल दिया। तो देखा बच्चों आपने,
राजू ने कैसे अपनी बुद्धिमानी से असंभव दिखने वाली पहेली को भी सुलझा दिया। इस तरह से आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी समस्या या बड़ी से बड़ी उलझन को भी सुलझा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। मैं हूँ फटीचर और इस वक्त हम अदालत के बाहर खड़े हैं और आज अदालत में एक बहुत ही खास मुकदमा चल रहा है जिसमें मूली पर इल्ज़ाम है कि उसके गैस छोड़ने से बस में बैठे सभी लोग बेहोश हो गए। यह हादसा कल सुबह का है जब बस में ही बैठे किसी शख्स ने मूली के पराठे खाए और गैस छोड़ दी। मूली पर इल्ज़ाम है कि उसकी वजह से यह गैस छूटी, जबकि मूली का कहना है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था और मूली खाने से डकार आती है, न कि गैस छूटती है। तो देखते हैं आज फैसला मूली के हक में आता है या नहीं। मैं फटीचर, कैमरामैन डबल फटीचर के साथ अदालत के बाहर से। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, सबसे पहले मैं आपको सिलसिलेवार घटना के बारे में बताता हूँ। घटना कल सुबह की है जब एक 30 आदमियों से भरी बस रिंगस से जयपुर जा रही थी, जिसमें 30 लोग ऑफिस के लिए अपने घरों से निकले थे। उन्हीं लोगों में से एक शख्स ने मूली के पराठे खाने के लिए लाए थे और उसे भूख लग गई। भूख लगने पर उसने मूली के पराठे खा लिए। जज साहब, जब उसने मूली के पराठे खाए, ठीक उसी वक्त उसने गैस छोड़ दी और उस गैस से 30 लोग बेहोश हो गए और अपने ऑफिस पर वक्त पर नहीं पहुंच सके। उस गैस का कारण सिर्फ ये मूली है जज साहब, ये मूली। इसकी वजह से बस में बैठे 30 लोग अपने ऑफिस से लेट हो गए। नहीं जज साहब, ये सब झूठ है, मैं निर्दोष हूँ। मूली, तुमने अपनी बात कहने के लिए कोई वकील क्यों नहीं किया? नहीं जज साहब, मैं अपना पक्ष खुद ही रखना चाहती हूँ। ठीक है मूली, कहो अपनी बात। जज साहब, मैं मूली बरसों से खेतों में बोई जाती हूँ और मुझे बरसों से खाने में प्रयोग किया जाता है। मुझे सलाद के रूप में, पराठों के रूप में, अचार के रूप में बरसों से खाया जा रहा है। यदि मेरे अंदर कोई दोष होता तो मैं कब का ख़त्म हो गई होती। जज साहब, मेरे अंदर जो पोषक तत्व हैं उसकी वजह से मुझे खाने के बाद डकार आती है, जो थोड़ी बदबूदार होती है, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होता। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। यदि मूली इतनी ही सही है तो इसके पराठे खाने के बाद गैस कैसे छूटी और लोग बेहोश कैसे हुए? मूली, इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? जज साहब, जैसा कि मेरी प्रवृत्ति है, मुझे खाने के बाद डकार आ जाती है, लेकिन इससे कोई बेहोश नहीं होता। ज़रूर उस बस में कोई ऐसा शख्स होगा जो फ्रेश होकर नहीं आया होगा और उसी की वजह से यह घटना घटी होगी। उसी ने गैस छोड़ी होगी। जज साहब, मूली की वजह से आज तक कोई हादसा नहीं हुआ और इतिहास में इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। प्रोसिक्यूशन के लॉयर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, लोग तो बेहोश हुए हैं और तब हुए हैं जब उस शख्स ने मूली खाई। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि मेरी वजह से लोग बेहोश हुए? सबूत तो मैडम आपके पास भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। और मूली खाने के बाद बदबू तो आती ही है। हो सकता है उस शख्स ने ज्यादा मूली खा ली हो सकता है ना? यह इल्ज़ाम गलत है जज साहब। मुझे खाने वाला डकार लेता है, ना कि गैस छोड़ता है।
और इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं है जिसमें मूली की वजह से लोग बेहोश हों। पहले नहीं हुआ तो क्या अब नहीं होगा? हो सकता है यह पहली बार ही हो रहा हो। जज साहब, यह सब वकील द्वारा बनाया गया ख्याली पुलाव है। इनकी दलीलों में कोई दम नहीं है, न ही इनके पास कोई सबूत है कि मैंने गैस छोड़ी है। जज साहब, मुझे लोग बरसों से खा रहे हैं और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को बेहोश किया हो। और अब मैं जज साहब अपने बचाव में कुछ नहीं कहूँगी। मेरे ऊपर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिसका कोई आधार नहीं है। यदि भीड़ में से कोई शख्स पाद देता है और उसी समय कोई पराठे खा लेता है तो इसमें मेरा क्या दोष? अब मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ जज साहब। द डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मूली खाने से डकार आने पर बदबू तो होती है पर वह नुकसान नहीं करती, इसलिए मूली को बाइज्जत बरी किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इस वक्त हम अदालत के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ हैं मूली जी, जिनको अदालत ने अभी अभी बाइज्जत बरी किया है। मूली जी, बाइज्जत बरी होने पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम तो पहले से ही निर्दोष थे और हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जो इल्ज़ाम हम पर लगाए गए थे वे सारे बेबुनियाद थे। हमने गैस नहीं छोड़ी थी, ये साबित हो गया है। धन्यवाद। टूनी चिड़िया और किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उस गांव के पास में ही उसका एक खेत था। उसी खेत में टूनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना लिया था। कुछ समय बाद उसने खेत में अंडे भी दे दिए थे। और कुछ ही दिनों में उन अंडों से 3 बच्चे निकल आए थे। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बड़े ही मज़े से खेत में रह रहे थे। वे सारा दिन मस्ती करते और शाम को अपने घोंसले में आ जाते। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और फसल कटाई का समय आ गया। एक दिन चिड़िया जब घोंसले में नहीं थी, तब चिड़िया के बच्चों ने किसान को उसके पड़ोसी से बात करते हुए सुना। देखो रमेश, मेरी फसल तैयार हो गई है और इसकी कटाई का समय भी आ गया है। मुझे इस समय मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं और तुम्हें काम की आवश्यकता है, इसलिए तुम कल से ही मेरी फसल की कटाई शुरू कर देना। ठीक है राजू भाई, मैं कल ही अपने परिवार के साथ आता हूँ और खेत की कटाई शुरू कर देता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं एक ही दिन में कर दूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये काम जल्दी ही हो जाना चाहिए, वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी और मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप चिंता न करें, कल ही मैं ये काम शुरू कर दूँगा। अब दोनों अपने अपने घर को चल दिए। चिड़िया जब शाम को घर वापस आई तो बच्चों ने कहा, मामा मामा,
आज किसान और उसका पड़ोसी आए थे। दोनों खेत की फसल को काटने की बात कर रहे थे और किसान का पड़ोसी कह रहा था कि कल वह इस खेत की कटाई शुरू कर देगा। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे माँ? यह बात बच्चों किसान का पड़ोसी कह रहा था ना, किसान थोड़े ही कह रहा था। हाँ माँ, यह बात तो किसान के पड़ोसी ने ही कही थी कि कल वह यहाँ आकर खेत की फसल की कटाई शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम चिंता मत करो, मेरे ख्याल से कल कोई नहीं आएगा, तुम आराम से रहो। अगले दिन जब किसान आया तो उसने देखा खेत की फसल लहरा रही है और उसके पड़ोसी ने काम शुरू भी नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उससे अपने दोस्त की याद आई और अपने दोस्त को उसने फ़ोन लगाया। अरे टिम्बकटू, क्या हाल है? सब ठीक है ना? तुमने फसल की कटाई कर ली क्या? मेरे तो सारा खेत ऐसे ही खड़ा है। हाँ, सब ठीक है राजू भाई, और फसल की कटाई भी कर ली है मैंने। तुम बताओ, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? सब खैरियत से तो है ना? क्या बताऊं टिम्बकटू, मेरे खेत में फसल तैयार हो चुकी है और अब उसकी कटाई का समय आ चुका है। मुझे कोई मजदूर भी नहीं मिल रहे। यदि तुम ये काम कर देते तो अच्छा होता, मेरी कुछ मदद हो जाती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कल ही तुम्हारी फसल की कटाई शुरू कर देता हूँ। ठीक है मित्र, तुम कल जल्दी आ जाना और फसल की कटाई शुरू कर देना, वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी। यह कहकर किसान वहां से चला गया। शाम को फिर से चिड़िया आई और बच्चों ने फिर से चिड़िया को सारी बात बताई। माँ 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 माँ, किसान आज फिर आया था और अब की बार अपने किसी टिम्बकटू नाम के मित्र से फोन पर बात करते हुए फसल काटने की बात कह रहा था। अब हम क्या करेंगे माँ? अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो आज वह अपने मित्र से बात कर रहा था। बच्चों, उसने खुद काम करने की बात थोड़े ही कही थी। नहीं माँ, उसने अपने दोस्त को ही काम करने के लिए कहा था और अगले दिन उसका दोस्त और कल ही उसका दोस्त यहाँ फसल काटने के लिए आ जाएगा। फिक्र मत करो बच्चों, मज़े से रहो, कोई नहीं आएगा। जब किसान ने यह आकर देखा तो बहुत दुखी हुआ। टिम्बकटू, तूने भी मेरी फसल नहीं काटी, बड़ी बड़ी बातें करता रहा। सब कामचोर हो गए हैं। लगता है इस फसल को मुझे ही काटना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना ये सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं कल ही से आता हूँ और इस फसल की कटाई शुरू करता हूँ।
ऐसा कहकर किसान वहाँ से चला गया। अब शाम को जब चिड़िया आई तो बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई। माँ 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 माँ, आज किसान का दोस्त तो नहीं आया, पर आज किसान आया था और वह कह रहा था कि कल वह खुद ही आएगा और फसल की कटाई शुरू कर देगा। अब हम क्या करेंगे माँ? क्या वह भी औरों की तरह नहीं आएगा? अच्छा, तो किसान ने खुद ही फसल काटने की बात कही थी ना? हाँ माँ, किसान ने खुद ही यह बात कही थी कि वह कल खुद ही फसल काटेगा। बच्चों, इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। तुम भी अब उड़ने लायक हो गए हो। हम अब कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर बच्चे चिंता में पड़ गए और ये भी सोचने लगे कि उसकी माँ ने आज ऐसा क्यों कहा। माँ माँ, किसान तो पिछले 3 दिनों से यही कह रहा है, तो फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना पड़ेगा? देखो बच्चों, पहले किसान दूसरे के भरोसे पर अपना काम कर रहा था। वह खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, लेकिन आज उसने अपनी जिम्मेदारी पर काम करने को कहा है। इसलिए वह बच्चों कल ज़रूर आएगा। हमें अपना काम अपनी जिम्मेदारी पर करना चाहिए, तभी वह काम पूरा होता है। इसलिए कल किसान भी ज़रूर आएगा और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगले दिन चिड़िया वहाँ से चली गई और किसान ने भी अपनी फसल काट ली।